हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको पीजीटी, यूजीसी नेट, बिहार पीजीटी या सोशियोलॉजी से संबंधित आप कोई भी एग्जाम दे रहा हूं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने के उतने ही चांसेज हैं। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखिए और अपना हथियार, बुक और पेन लेके बैठिए, जिससे आप जो नई चीज़ें मिलें उसे नोट कर सकें और जो आपकी पुरानी और पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसे रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया था? पहला तो ये जो क्वेश्चन है उसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको समझिए और बन सकते नहीं है, बनते हैं और पूछा गया है। पहला क्या क्वेश्चन कि यांकी सिटी की बात किसने की है? यांकी सिटी की बात किसने की? तो यांकी सिटी की बात कौन करता है? तो वार्नर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि यांकी सिटी वार्नर किस सिटी की बात करते हैं या किस चीज़ की बात करते हैं? तो यांकी सिटी की ऐसे ही पूछ सकता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है खुद अपने आप में क्वेश्चन है कि अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया है? तो वार्नर कितने वर्ग को पाते हैं? 6 वर्ग को। अब ये यांकी क्या होता है? थोड़ा-सा इसको जान लीजिए आप, ताकि याद कर सकिए। वार्नर देखिए अमेरिका का अध्ययन किए। जब अमेरिका में गृह युद्ध चला, तो अगर मान लीजिए जैसे ये अमेरिका है। अमेरिका में जब गृह युद्ध चला तो अमेरिका के 2 पार्ट, एक नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। जब ये युद्ध चला, तो जो नॉर्थ अमेरिका के सैनिक थे, जो नॉर्थ अमेरिका के सैनिक थे, उसे साउथ अमेरिका के लोग जो है यांकी कहते थे। यांकी, क्या कहते थे? यांकी कहते थे। और जब इसी से यहाँ पे रहने वाले सैनिकों की वजह से यहाँ यांकी कहना शुरू हुआ और ये यांकी जो है यांकी सिटी में बदल गया। तो और यांकी सिटी का अध्ययन कौन किया है? तो वार्नर किए हैं। तो अब ये भूलेगा है नहीं। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक भूमिका संकुल भूमिका संकुल अर्थात रोल सेट के विषय में सही है। तो भूमिका संकुल के विषय में कौन सही है? 2 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज नीचे है, तो पहले 2 इस ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा ये दोनों ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, मतलब एक समय पर एक से अधिक भूमिका का होना भूमिका संकुल कहलाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना है। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है अरे ये तो सही है, ये तो वही बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा-सा चेंजिंग होता है जो कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है और दूसरा ऑप्शन देखना है। लोगों के पास कुछ भूमिकाओं का होना। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ हम तीसरे ऑप्शन को देखेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना। चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो देखिए बहुत सारे लोग हीरो बनेंगे और क्या करेंगे? उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें भी कई भूमिका दिया है, इसमें भी कई भूमिका दिया है, इसमें भी कई भूमिका दिया है। तो ये थोड़ा-सा सोचना है, हीरो नहीं बनना है, जल्दीबाज़ी नहीं करना है। तो देखिए, एक समय पर कई भूमिका होना, भूमिका बहुलता होता है। आई बात समझ में? उसको भूमिका बहुलता कहते हैं। मल्टीपल भूमिका वो कहलाता है। उसके बाद मल्टीपल रोल इंग्लिश में उसको कहते हैं। और जो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना। एक परिस्थिति हो, परिस्थिति एक हो, स्टेटस एक हो और उसके साथ-साथ कई रोल निभाया जाए, तो उसे भूमिका संकुल कहते हैं, रोल सेट। आई बात समझ में? उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अपनी वर्ग की परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया है? बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रूर से अच्छे से देखेंगे कि जीवन औसत की बात कौन करता है? तो जीवन औसत की बात मैक्स वेबर करते हैं। मैक्स वेबर और किस चीज़ की बात करते हैं? मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट धर्म पर किस चीज़ की बात करते हैं? तो आर्थिक आर्थिक व्यवस्था का जो है प्रभाव देखते हैं या आर्थिक व्यवस्था पर प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव देखते हैं।
आई बात समझ में? द सिटी पुस्तक इन्होंने लिखी है क्या? द सिटी, द सिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनका पुस्तक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद क्या है? वेस्टेहन, सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टेहन पद्धति का अध्ययन किए, वेस्टेहन पद्धति से इन्होंने अध्ययन किया है और वेस्टेहन की अवधारणा देते हैं। आइडियल टाइप की बात करते हैं, 4 प्रकार के क्रियाओं की बात करते हैं, ये सारे मैक्स वेबर, और नौकरशाही व्यवस्था की बात करते हैं मैक्स वेबर। उसके बाद कार्ल मार्क्स और डेरेनडार्फ, अगर इनको देखते हैं तो कार्ल मार्क्स डेरेनडार्फ संघर्षवादी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 संघर्षवादी से ही है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपके स्क्रीन पे है और देखिए इसको। निम्नलिखित में से संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? टालकट पार्सन्स। दूसरा, बी ऑप्शन क्या है? कोजर। सी ऑप्शन क्या है? आर के मार्टन। और डी ऑप्शन कह रहा है मेलिनोस्की। तो ये 4 ऑप्शन सामने हैं आपके। तो संघर्ष सिद्धांत से संबंधित कौन कौन है? तो कौन कौन नहीं है, कौन है ये पूछ रहा है, और हम देखेंगे कौन कौन है। तो संघर्ष सिद्धांत से संबंधित अभी ऊपर हमने देखा था, ये ऊपर देखिए, मैक्स वेबर। दूसरा, डेरेनडॉर्फ, ये संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा, संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो हमारे कोजर जी संबंधित हैं। और कोजर की सबसे सबसे खास बात क्या है? संघर्ष को ये प्रकार्यवादी मानते हैं, संघर्ष को ये जरूरी मानते हैं समाज के लिए। कहते हैं कि संघर्ष एकता को स्थापित करता है, संघर्ष जो है समूह के अंदर एकता लाता है। ये कौन कहता है? ये हमारे कोजर जी कहते हैं। संघर्ष को प्रकार्यात्मक रूप में डिफाइन करते हैं। उसके बाद पार्सन्स, मर्टन और मेलिनोव्स्की प्रकार्यवादी हैं, और ये व्यक्तिवादी, मेलिनोव्स्की जो है व्यक्तिवादी हैं। पार्सन्स जो है प्रकारवाद को एक बहुत ब्रॉड रूप में देखना चाहते थे। प्रकार, वो ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे कि जिससे कहते हैं ना कि एक ही चश्मे से पूरे समाज को देख लेना। वो टालकट पार्सन्स चाहते थे कि कुछ ऐसा सिद्धांत बनाया जाए जिस पे कोई भी किसी भी चीज़ का अध्ययन करना हो तो उस सिद्धांत को फिट किया जाए और उससे निर्णय निकल के सामने चला आए। और मर्टन जो है यही कहते थे कि नहीं, इतना बड़ा और बहुत छोटा दोनों नहीं चाहिए, हमें बीच का रास्ता चाहिए। तो ये मध्यवर्ती सिद्धांत की बात करते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं मर्टन। आई बात समझ में? विचलन की एनोमी की बात करते हैं मर्टन। मर्टन जो है प्रकारवादी हैं, पार्सन्स के शिष्य भी हैं मर्टन। इतनी बात समझ में आई? फिर हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? जैसे हम आप सभी लोग बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नहीं, दरअसल ये गलत है, वीडियो को नहीं देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। कई लोग मिलकर एक साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग में एक साथ बैठ के या आमने सामने की बात होती है, तो सहयोग कर रहे हैं, एक साथ बैठ के कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुति समूह शब्द प्रतिपादित किया था। प्रस्तुति समूह शब्द किसने प्रतिपादित किया, ये बताना है। आई बात समझ में? तो प्रतिपादित किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने प्रतिपादित किया था इसको। प्रस्तुति समूह शब्द को रॉल्फ लिंटन ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बल प्राप्त होता है? प्रदत्त परिस्थिति, देखिए परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त होती है, एक होता है अर्जित। एक होता है अर्जित। अब दोनों की खास बात क्या है? अर्जित परिस्थिति वो होता है जो हम अपने मेहनत से पाते हैं, ठीक? इसमें क्या लगता है? मेहनत लगता है, मेहनत, समय लगता है इसमें, ठीक? समय लगता है, इसकी खास बात है अर्जित परिस्थिति में। तो देखिए, प्रदत्त परिस्थिति क्या है? आपको जन्म से मिल जाता है,
जन्म से जो परिस्थिति मिल गया, जन्म से जो स्टेटस मिल गया, वो आपका प्रदत्त परिस्थिति है। जैसे आप जिस कास्ट में आपका जन्म हो रहा है, आपको वो परिस्थिति प्राप्त हो गई, ठीक? जैसे आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रहे हैं, तो आप ब्राह्मण हो गए। आप शूद्र परिवार में पैदा हो रहे हैं, तो आप शूद्र हो गए। आप क्षत्रिय परिवार में पैदा हो रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हो जाएँगे और ये पूरे जीवन काल चलेगा, ठीक? तो ये प्रदत्त परिस्थिति है। इसका अगर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है तो प्रदत्त परिस्थिति बंद व्यवस्था होता है, वैसे ही जाति। जैसे कर्ण की अगर बात करें, कर्ण, आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो उसमें कर्ण, कर्ण को शुरू से माना जाता था कि ये क्षत्रिय नहीं है और इसीलिए इनका हर जगह विरोध हुआ। ये अपने कर्म से क्षत्रिय होने के बाद भी, सबसे वीर होने के बाद भी इनका बहिष्कार समाज में होता गया, ठीक? तो उसे कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति जो जन्म से प्राप्त हो जाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बल कहाँ से मिलता है? जाति से मिलता है, कास्ट से। वर्ग जो है इकोनॉमिक, मतलब ये धन के आधार पे होता है, पद के आधार पे होता है, प्रतिष्ठा के आधार पर, अर्थात अर्जित परिस्थिति होता है। आई बात समझ में? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थोड़ा-सा पतला कर ले, बहुत मोटा चल रहा है। हाँ, अब मेरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सा पक्ष प्रबल होता है? संस्कृतिकरण की बात कौन करता है? तो एम.एस. श्रीनिवास करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सा पक्ष प्रबल होता है? क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा लंबवत गतिशीलता, तीसरा प्रत्याशित समाजीकरण, चौथा पर-संस्कृति ग्रहण। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसका उत्तर दें। तो देखिए, प्रत्याशित समाजीकरण ये सही होगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन-सा पक्ष प्रबल होता है? तो ये होता है प्रत्याशित समाजीकरण। आई बात समझ में? संस्कृतिकरण की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, ये हम बता ही दिए हैं। रामपुरा गाँव का अध्ययन करते हैं, ये भी बता दिए हैं। उसके बाद मैसूर में, मैसूर मैसूर का अध्ययन करते हैं, ये मैसूर के रामपुरा गाँव का अध्ययन करते हैं। रामपुरा। संस्कृतिकरण है क्या? तो संस्कृतिकरण है जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपने से उच्च जाति या द्विज जाति की तरफ बनने का प्रयास करता है, उसकी तरह कर्मकांड को फॉलो करता है, तो उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। अब एक जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जिसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विसंस्कृतिकरण की अवधारणा कौन देता है? विसंस्कृतिकरण की अवधारणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यह किसकी मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है? भूमिका में समाज जो है भूमिका संघर्ष कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है, ये कौन कह रहा है? तो ये कहते हैं मर्टन। मर्टन कहते हैं कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी। अब इसको अगर सही करना हो तो आप खुद आसानी से देख सकते हैं कि मोबिलिटी की बात कौन करता है, तो सोरोकिन करते हैं। क्वेश्चन पूरा कह रहा है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। समाज में जब सामाजिक स्तरीकरण होगा, तो अपने आप गतिशीलता होगी। लोग जो है अपने से उच्च बनने का प्रयास करेंगे, लोग अच्छे काम करेंगे, लोग बुरे काम करके नीचे आएँगे, तो इससे क्या होगा? गतिशीलता होगी। तो ये सोरोकिन सोरोकिन जो है एक पुस्तक लिखते हैं और वो पुस्तक कौन-सी पुस्तक है? क्राइम एंड पनिशमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, क्राइम एंड पनिशमेंट। साथ ही साथ सीमाओं का सिद्धांत देते हैं, ध्रुवीकरण का सिद्धांत देते हैं तथा संस्कृत की 3 चीज़ों को बताते हैं। संस्कृत में 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, जो चक्रीय सिद्धांत देते हैं और उस इनके चक्रीय सिद्धांत को अर्धचक्रीय सिद्धांत कहते हैं। ये पेंडुलम की भांति चलता है। ये पेंडुलम की भांति चलता है। सीमाओं का सिद्धांत देते हैं, ये चीज़ हम बता ही दिए हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई बताने योग्य बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे है।
क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप चीज़ों को देखें, सारे सब आपके सामने हो, क्वेश्चन से लेके ऑप्शन तक ये आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ये सूची 1 दिया है, ये सूची 2 दिया है। यहाँ पे कह रहा है ए भूमिका ग्रहण, बी कह रहा है भूमिका निर्वहन, सी कह रहा है भूमिका अभिनय, डी कह रहा है भूमिका रचना। तो देखिए इधर कह रहा है मिस एक्स, एक्स मतलब कोई महिला है ने स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका प्रस्तुत की। तो जब कोई महिला भूमिका प्रस्तुत कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, पहले ऑप्शन सारा पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स विद्यार्थियों को अपने तरह से पढ़ाते हैं, अर्थात कोई टीचर है, कोई विद्यार्थी है जो अपनी तरह से ही पढ़ा रहे हैं, अपनी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्ची अपने प्रति अपनी माँ की भूमिका का अनुकरण करती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो है भूमिका ग्रहण, भूमिका ग्रहण क्या है, बच्ची अपने प्रति अपनी माँ की भूमिका का अनुकरण करती है, अर्थात माँ की भूमिका को ग्रहण करती है। तो ये क्या हो जाएगा, भूमिका ग्रहण। अब अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो क्या कर रहा है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो बी का 4, भूमिका का निर्वहन कर रहा है अपने। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो मिस्टर एक्स ने स्टेज पर भूमिका प्रस्तुत की। तो जब भूमिका प्रस्तुत करना है तो भूमिका अभिनय हो गया, भूमिका अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। भूमिका रचना को देखें तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है, मिस एक्स विद्यार्थियों को अपनी तरह से पढ़ाते हैं। तो भूमिका का रचना करते हैं, एक स्टाइल अपना बनाते हैं, एक रचना करते हैं भूमिका का। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल था, अगर आप ध्यान से देखते तो सही हो जाता आपका। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पहले इसको बड़ा कर ले हम, ये बड़ा हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है जबकि वर्ग आधारित होती है। अभी पहले हम इसको समझा चुके हैं कि क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या है कि शारीरिक विशेषताओं पर, बी ऑप्शन कह रहा है संपत्ति पर, सी ऑप्शन कह रहा है बुद्धिमत्ता पर, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये संपत्ति पर आधारित होती है। वर्ग क्या होता है, संपत्ति पे, गरीब अमीर ये क्या हो गए, वर्ग हो गए। आई बात समझ में। कार्ल मार्क्स को अगर देखेंगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। मैक्स वेबर भी शोषक शोषित की बात करते हैं, एक उच्च वर्ग निम्न वर्ग की बात होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पति शब्द किसका सूचक है, पति क्या है, पति शब्द हस्बैंड शब्द किसका सूचक है। तो ये सूचक है परिस्थिति का। किसका सूचक है, परिस्थिति का, स्टेटस है ये एक। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें हम। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है क्या, व्यवसाय और केवल व्यवसाय। ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। एक ये पूछ सकता है कि व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। तो वो देखिए ऑप्शन सी सही है, आर नेस्फील्ड, नेस्फील्ड मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। माना का सिद्धांत कौन देता है, माना का सिद्धांत, तो माना का सिद्धांत देते हैं हट्टन जी। और हट्टन की एक बुक है कास्ट इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगर देखते हैं जाति प्रथा की उत्पत्ति में, तो धर्म का सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत। उसके बाद धार्मिक सिद्धांत के साथ साथ प्रजातीय सिद्धांत, जाति का प्रजातीय सिद्धांत, ठीक। फिर राजनैतिक सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत है। तो देखिए अगर हम धार्मिक सिद्धांत देखें तो धार्मिक सिद्धांत कौन देता है, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत फोकाट और सोनाट देते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रजाति सिद्धांत कौन देता है, प्रजाति सिद्धांत रिजले देते हैं। कौन देता है, रिजले, हर्बर्ट रिजले देते हैं जाति का प्रजाति सिद्धांत। साथ ही साथ घुरिये देते हैं। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, घुरिये भी हों रिजले भी हों तो आप रिजले को टिक करेंगे, घुरिये को नहीं करेंगे। और अगर
रिजले नहीं है तो घुरिये को टिक करेंगे। घुरिये राजनैतिक दे तो आप घुरिये को लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का उतार और चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं का सिद्धांत, अभी अभी बताएं ऊपर, सीमाओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? सोरोकिन ने किया है सीमाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन। सोशल मोबिलिटी की पुस्तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है ऊपर वाले में, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्योंकि पहले बता चुके हैं सारी चीज़ें। स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांत को देते हैं। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है। अगर ऑप्शन को देखें तो ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है। और थोड़ी सी इनकी अगर बात करें तो ये प्रकारवादी हैं। ये सामाजिक स्तरीकरण को बताते हैं कि समाज में स्तरीकरण होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समाज में जब स्तरीकरण होता है, उच्च और निम्न की भावना होती है, तो व्यक्ति ऊपर उठने का प्रयास करता है। जब ऊपर उठने का प्रयास करता है व्यक्ति, तो समाज में बदलाव आता है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। ठीक? पुरस्कार और दंड की बात करते हैं किंग्सले डेविस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विलियम वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? तो विलियम वाइजर अगर कहीं भी आ जाएं विलियम वाइजर, तो आप बात याद रखिएगा कि ये जजमानी सिस्टम की बात करते हैं। विलियम वाइजर किसकी बात करते हैं? जजमानी सिस्टम की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिकीपूर्ण किसने प्रतिपादित किए हैं? तो जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिकी, ये किसने प्रतिपादित किए हैं? तो रजनी कोठारी। रजनी कोठारी की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आप लोग नोट कर लीजिए। रजनी कोठारी जो है पुस्तक लिखते हैं कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहली बात तो ये देखिए, जाति के बारे में बात करते हैं और जाति के बारे में ये क्या, राजनीति की बात करते हैं। राजनीति की बात करते हैं, जाति में राजनीति का हस्तक्षेप। और इनकी पुस्तक भी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। दूसरी पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तीसरी पुस्तक है इनकी जो इम्पोर्टेंट है, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। ये तीनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, अर्थात मोबिलिटी हो रहा है। ठीक, मोबिलिटी हो रहा है, तो श्रमिक का कार्य छोड़ रहा है और सॉरी बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़ रहा है और श्रमिक का कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा? व्यवसाय को चेंज कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? व्यवसायिक गतिशीलता का उदाहरण हो जाएगा। ये व्यवसाय को चेंज कर रहा है। अगर व्यवसाय नहीं दिया होता, ये ऑप्शन में नहीं होता व्यवसायिक गतिशीलता, तब जो है इन दोनों में कोई लगता है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में। और जब तक अगर इसमें व्यवसाय की बात कर रहा है, व्यवसाय में ये दे रहा है, तो व्यवसाय होगा। ठीक, एक आता है अंतःपीढ़ी गतिशीलता और एक आता है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। अंतःपीढ़ी गतिशीलता में क्या होगा? अंतःपीढ़ी गतिशीलता में जब एक ही पीढ़ी या एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में गतिशीलता हो। जैसे अगर आप आज स्टूडेंट हैं तो कल जो है टीचर बनेंगे, फिर कोई टीचर बनने के बाद यूपीएससी दे के आईएएस अधिकारी बन जाए या आईपीएस अधिकारी बन जाए। उसके बाद आईएएस अधिकारी होने के बाद जब रिटायर हो तो समाज सेवक बन जाए। अपने जीवन काल में कई परिस्थिति, कई गतिशीलता को देख रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अंतःपीढ़ी गतिशीलता। और अंतरपीढ़ी गतिशीलता क्या हो जाएगी? अंतरपीढ़ी गतिशीलता हो जाती है कि जब कई पीढ़ी, मतलब हमारे पिता कुछ और काम करते हों, उनके पिता कुछ और काम कर रहे हों, हम कुछ और काम कर रहे हों, हमारे बच्चे कुछ और काम करें, तो ये क्या हो जाएगा? अंतरपीढ़ी गतिशीलता। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? सोशल चेंज की बात करते हुए अंतर्निहित सिद्धांत की बात कौन करता है? तो सोशल चेंज की बात करते हुए अंतर्निहित सिद्धांत की बात जो करते हैं वो ऑगबर्न करते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? 19वीं सदी की बात करें अगर हम, तो उस समय
19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र जब उत्पत्ति हुई थी समाजशास्त्र की, तो उस समय सबसे ज़्यादा क्या था? उस समय सबसे ज़्यादा क्या था? तो उद्विकास की बात हुई। अगस्ट कॉम्ट को देख लीजिए आप, स्पेंसर को देख लीजिए आप, ये सभी जो है उद्विकास की बात किए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया और अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, आपको लगता हो कि हाँ, ये वीडियो हमारे काम का है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ आगे हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट को देखिए, जिससे आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ या पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें सोशियोलॉजी पूछता हो, उसमें आपका नंबर ग्रोथ हो सके और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो सके। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में बने रहिए और अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।